फ्रेंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन संडे स्पेशल केमिस्ट्री के। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन को। जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तथा हम लोग परमाणु द्रव्यमान की बात करें अगर, तो वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके क्या बना हो जाता है। यहाँ पे अगर परमाणु, यहाँ पे हम देखें तो ये परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कुछ नहीं होते हैं, है ना। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम होता है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है। तो इस कारण से इसका परमाणु द्रव्यमान भी एक होता है तथा परमाणु संख्या भी एक होती है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का व्यास सबसे बड़ा होता है क्योंकि आयोडीन का परमाणु क्रमांक सबसे बड़ा होता है। आयोडीन से विद्युत ऋणात्मक धातु अगर यहाँ पे हम देखें तो फ्लोरीन होती है। ये हमारा आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी हैलोजन तत्व कहलाते हैं जो हमारे आवर्त सारणी के समूह 17 में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कणों में सकारात्मक आवेश होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। जो प्रोटॉन है इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज होता है, और हमारा जो नाभिक होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से मिलके बना होता है। तथा हमारा नाभिक के बाहर जो होता है चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव कणों को कहा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन के समान जो कण होते हैं उन्हें हम लोग पॉजिट्रॉन कहते हैं, और पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ हम लोग नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। पहला है अभिकथन, परमाणु विखंडन की घटना अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। फिर हमको कारण दिया हुआ है, यह प्रतिक्रिया जिसमें एक नाभिक दो भागों में टूट जाता है, हल्के नाभिक में टूट जाता है तथा इसका जो द्रव्यमान होता है पहले वाले नाभिक से कम होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा हम लोग। और इसकी पुष्टि हम लोग क्या, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E= आइंस्टीन का होता है E=mc² से करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संलयन। परमाणु संलयन परमाणु विखंडन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, परमाणु संलयन में दो हल्के नाभिक होते हैं मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं ना। और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता है, द्रव्यमान क्या होता है इसका भी कम होता है। ठीक है, जो नया नाभिक बनता है ये भी, इसकी पुष्टि हम लोग द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण द्वारा पता लगाया। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E= क्या होता है, mc² होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन। हमारा जो होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक वो कितना होता है, 8 होता है ना। यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन परमाणु O2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। लेकिन यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछा है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। क्योंकि अगर हम इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 2 और 6 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं। अपघटन, ऑक्सीकरण, गुरुत्वाकर्षण, हाइड्रोलिसिस। तो इसमें हम देख रहे हैं ये गुरुत्वाकर्षण जो है ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है ना। तो गुरुत्वाकर्षण जो है एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रियकरण, है ना। निष्क्रियकरण को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो और जो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है इसमें अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं।
निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है। यहाँ हमें बताना है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, जो कि यहाँ पे गलत है। तो हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीक के बारे में सच नहीं है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित की गया है। ये बिल्कुल यहाँ पे हमारा गलत है, मतलब राइट आंसर है। रासायनिक प्रतीक के बारे में कौन बताया हमें, जे बर्जीलियस ने। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि जो हमारी ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया होती है उसमें क्या होता है ना। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो होती है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और ये ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो होती है इसे हम लोग उपचयन प्रतिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पानी का घनत्व कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पानी का घनत्व जो होता है 1000 किलो घन मीटर होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। और 4 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर पानी का घनत्व जो है घटने लगता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है कमरे के ताप पे क्या होती है, द्रव अवस्था में पिघलने लगती है, बदल जाती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ गर्म हवा के गुब्बारों में हमें बताना है कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो यहाँ अमोनिया जो है इसको हम लोग NH3 लिखते हैं। इसमें तीखी गंध होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। हमें बताना है कि किसकी प्रक्रिया हमेशा ऊष्मा शोषी होती है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यहाँ पे क्या है बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपघटन अभिक्रिया होते हैं। इसमें जो होता है हमारी रासायनिक प्रतिक्रिया, इसमें रासायनिक बंध टूटते हैं। क्या होते हैं रासायनिक बंध, अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर, जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे हम लोग ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस में या सॉलिड वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डिपोजिशन है ना। डिपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, निक्षेपण। और इसी प्रकार से एक होता है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में होता है क्या है, ठोस जो होता है, ठोस सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन घनीभूत। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कच्चे माल में विभिन्न उत्पादों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ कच्चे माल से जो हम लोग उत्पाद अलग करते हैं उसमें किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंशिक आशवन विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है ना। यहाँ पे बताना है कि जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है प्रकृति में ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीथेन। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सूत्र क्या होता है, CH3 होता है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मस्टर्ड गैस। इसका उपयोग हम लोग डीजल, पेट्रोल तथा LPG के रूप में भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है। तो यहाँ बताना है कि जो हमारा घरेलू गैस सिलेंडर होता है इसमें LPG किस रूप में संग्रहित की जाती है। तो LPG होगा उसमें तरल रूप में संग्रहित की जाती है। और LPG होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग।
नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। फिर आगे बोल रहा है, कारण दिया गया है एलपीजी की गंध तीव्र होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर देख रहे हैं, ए सही है, लेकिन क्या है, आर गलत है, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर में होने वाले गैस रिसाव का पता लगाया जा सकता है। हाँ, लगाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो बोल रहा है एलपीजी की गंध तीव्र होती है, तो ये गलत होता है। एलपीजी में कोई गलत गंध नहीं होती है, इसमें एक सल्फर यौगिक होता है, एथिल मरकप्टेन, इसमें गंध होती है। इसके कारण एलपीजी गैस के रिसाव के कारण हमको पता चल जाता है। आगे चलते हैं। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलित नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जब दो पदार्थ एक दूसरे में ना घुलते हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग इमिसिबल कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमिश्रणी या इमिसिबल कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा इसका? तेल और पानी का मिश्रण। अगला क्वेश्चन चल रहे हैं हम, है ना। यहाँ पे बोल रहा है, जो तत्व होते हैं हमारे तत्वों के गुणों उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार्य हैं, यह किसका कथन है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह मेंडलीव की आवर्त सारणी का कथन है ना। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? जिसके अनुसार तत्वों में भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन या फलन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको बताना है, ये एक कथन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फंक्शन होते हैं। तो इसको जो आधुनिक वर्ग जुड़ गया है, तो ये कौन दिया है? मोजले ने दिया है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 होता है? तो यहाँ पे हमको बताना है किस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 3 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिथियम। लिथियम को हम लोग Li से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं लिथियम एक कैसी धातु है? क्षारीय धातु है। और सबसे हल्की धातु अगर पूछे तो लिथियम ही है सबसे। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। रासायनिक तत्वों विशेष रूप से नाइट्रोजन फास्फोरस मिश्रित यौगिक तत्वों में पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की संबद्धता को कहते हैं। यहाँ पे हमें बताना है कि जो मिश्रित यौगिक तत्व होते हैं काहे के? नाइट्रोजन और फास्फोरस के इकोसिस्टम में हमारे, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? हमें बताना है कौन सी गैस अक्रिय गैस है। तो हीलियम, रेडॉन, नियॉन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। और ये कहाँ आती हैं? हमारे आवर्त सारणी के समूह 18 में, ठीक है ना। समूह 18 में, ये ध्यान रखेंगे। इन्हें हम लोग नोबल गैस भी कहते हैं। और जो हमारा ये हाइड्रोजन है, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक अक्रिय गैस नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस को अज्ञात या स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग ये जेनॉन होता है, इसे XE से डिनोट करते हैं। ये जो होता है हमारा स्ट्रेंजर होता है ना, इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 54 होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है? जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है तो इसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारद धातु का मिश्रण का गठन करना मतलब अमलगम का निर्माण करना। तो अमलगम का निर्माण कौन करते हैं? यहाँ पे मरकरी। और मरकरी का अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। बर्फ को पिघलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोग नमक का प्रयोग करते हैं। नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। इसे हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। सोने को घोल सकता है? तो यहाँ हमको बताना है कि ये जो सोना होता है हमारा, है ना, तो उसे कौन घोल सकता है? तो यहाँ एक्वा रेजिया जो होता है मिश्रण घोल सकता है। एक्वा रेजिया मिश्रण जो होता है यहाँ पे किससे मिल के बना होता है? 3 और 1 के रेशियो में यहाँ होता है। इसमें 3 रेशियो में HCl होता है प्लस क्या होता है? HNO3 होता है, ठीक है।
तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जिंक का उच्चतम स्रोत है। यहाँ बताना है कि जिंक सबसे ज़्यादा किस में पाया जाती है। तो ये अष्टभुज, अष्टभुज मतलब यहाँ पर अष्टभुज से तात्पर्य यहाँ ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में जिंक सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, या फिर अगर सीधे से देखा जाए तो मीट में सबसे ज़्यादा जिंक पाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुनिए। तो यहाँ हमें बताना है कि विषम यहाँ पे क्या है। तो हम देख रहे हैं ऑर्गन, नियॉन, जीनॉन, ये सभी क्या है हमारे हैलोजन तत्व हैं, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन समूह एक में आता है ना, तो ये हमारा सबसे अलग हो जाएगा और राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो भिन्न हमें बताना है यहाँ पे भिन्न क्या है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे भिन्न क्या है। एल्युमिनियम देखते हैं, लोहा और तांबा, ये सभी क्या है एक तत्व है ना, ये क्या है एक तत्व है। लेकिन यहाँ पे हम देखें पीतल, तो पीतल एक क्या है मिश्रण है। पीतल जो होता है किससे मिल के बना होता है हमारा, पीतल जो होता है यहाँ पे कॉपर तथा जिंक से मिल के बना होता है। और इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं, बर्तन बनाने में और मूर्ति बनाने में। इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। तो हमको बताना है यहाँ पे विषम क्या है। हम देख रहे हैं पारा, Hg को कहते हैं हम लोग पारा दिया। क्विकसिल्वर भी हम लोग मरकरी को ही कहते हैं। हाइड्रोराजियम, इसे भी हम लोग मरकरी कहते हैं। इन सबको हम लोग किसे कहते हैं, इन सबको Hg को कहते हैं ना, यानी कि पारा को कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ब्रोमोस जो दिया है वो अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रोमोस। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्विकसिल्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है मरकरी को हम लोग क्विकसिल्वर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं कि भिन्न यहाँ पे क्या है, NaCl ये भी एक यौगिक है, और Na2CO3 ये भी एक यौगिक है, H2O एक अयौगिक है ना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हीलियम जो है एक तत्व है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं। फिर कारण दिया है, कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये सही विकल्प हमको यहाँ पे चुनना है। तो सही विकल्प यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कपड़े गर्म पानी में ठीक से धुल नहीं पाते हैं, ये सही है। गर्म पानी में क्या होता है, कपड़े सिकुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कठोर जल में कई खनिज शामिल होते हैं, कई खनिज शामिल नहीं होते। वह पानी किसी भी अन्न की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सही हैं, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं कर रहा है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की उचित व्याख्या कर रहा है, सही बोल रहा है। पानी सर्वात्रिक विलायक है, मतलब पानी में हम किसी भी वस्तु को घोल सकते हैं आसानी से लगभग, और पानी किसी भी अन्न की तुलना में अधिक पदार्थों को विलयित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीचे एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है ना। अभिकथन जो दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पे, जल जीवन के लिए आवश्यक है, ठीक है। कारण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको दिया है यह 3 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन से मिलकर बना। तो यहाँ पे कारण जो दिया है ये गलत है ना। ऊपर वाला क्या है हमारा, सही है। तो यहाँ हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत होता है। जो हमारा H2O होता है, ये होता है 2 भाग, क्या होते हैं, 2 भाग हाइड्रोजन होते हैं, और 1 भाग जो होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नीचे एक कथन ए और एक कारण आर दिया गया है। कथन दिया है ए, वर्षा जल संचयन मिट्टी के क्षरण को कम करता है, ठीक है। फिर अगला क्या दिया है, कारण हमको दिया है यहाँ पे, जल के संरक्षण के लिए वर्षा जल संचयन महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे गलत दिया हुआ है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ये गलत है यहाँ पे कारण जो दिया हुआ है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी।
ए सही है और आर गलत है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिक के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? तो हमें बताना है कि पानी में जो स्थायी परमानेंट हार्डनेस होती है उसे दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट को हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। माचिस की तीलियों में होता है, तो माचिस की तीलियों में क्या लगा होता है? फास्फोरस। और फास्फोरस भी कौन सा होता है? लाल फास्फोरस लगा होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला यौगिक कौन सा है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होती जाएगा? सल्फर। ठीक है ना, जो प्याज हम लोग काटते हैं वो उसमें जो आँखों में जलन होती है वो किस यौगिक के कारण होती है? सल्फर यौगिक के होती है। और गंध भी ये सल्फर यौगिक के कारण होती है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।